नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। लेकर हाजिर हूं मैं खबरों का सिलसिला। मैं कृतिका। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत 12 बजे की प्रमुख सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत पीएम मोदी आज करेंगे लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित। पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को मिलेगा 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन। दिल्ली हाईकोर्ट ने टेलीग्राम की याचिका खारिज की। नीट री एग्जाम के मद्देनजर केंद्र सरकार के प्रतिबंध को बताया आवश्यक, कहा सोच समझ कर लिया फैसला। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत की पाकिस्तान को दो टोक। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पाकिस्तान करता है प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल। कहा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में आज होने वाला औपचारिक हस्ताक्षर समारोह रद्द। शांति समझौते पर अगले कुछ दिनों में शुरू होगी तकनीकी बातचीत। और खेल की खबरों में फीफा विश्व कप के नॉकआउट दौर में पहुंचने वाली पहली टीम बनी मैक्सिको। कोरिया को 1-0 से दी शिकस्त। वहीं कतर को 6-0 से हराकर कनाडा ने दर्ज की विश्व कप की अपनी पहली जीत। स्विट्जरलैंड ने बोस्निया को हराने में पाई सफलता। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में बात विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे। 99,446 करोड़ रुपए की कुल परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य 2 सालों में 3.5 करोड़ से ज्यादा रोजगार सृजित करने के लिए प्रोत्साहन देना है। इनमें से लगभग 1.92 करोड़ लाभार्थी पहली बार कार्यबल में प्रवेश करेंगे। तो वहीं इस प्रोत्साहन के माध्यम से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि पीएम वीबीआरवाई योजना का उद्देश्य श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। विश्व सिकल सेल दिवस पर मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस मौके पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि अब तक 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग पूरी हो चुकी है। इस उपलब्धि में मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान है। सिकल सेल का सबसे ज्यादा प्रभाव जनजाति समाज में है। मध्य प्रदेश में 4 लाख से ज्यादा महिलाओं की स्क्रीनिंग पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सिकल सेल मिशन में मध्य प्रदेश सरकार की पहल सराहनीय है। एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। ये संतोष की बात है कि वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गए थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, ये पूरी विश्व में अनुबंधित रोगों की जांच परख की सबसे बड़ी पहलों में से एक है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आज एक दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे और इस दौरान वो सबसे पहले पटना में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया में आईटी इंडस्ट्रीज स्टार्टअप कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद करेंगे। इसके बाद सारण में छपरा जंक्शन से छपरा दिल्ली आनंद विहार टर्मिनल, साप्ताहिक एक्सप्रेस, मऊ दिल्ली एक्सप्रेस और दोहरी घाट उड़ीहार मेमू ट्रेन के वाराणसी सिटी तक मार्ग विस्तार को हरी झंडी दिखाएंगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मढ़ौरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में आयोजित कार्यक्रम में गिनी गणराज्य को निर्यात किए जाने वाले 51वें डीजल रेल इंजन WDG-4G को भी रवाना करेंगे। इसे भारत की रेल निर्माण क्षमता और निर्यात क्षेत्र में बढ़ती उपलब्धियों का प्रतीक माना जा रहा है। पटना पहुंचने के बाद अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बिहार में करीब 1,15,000 करोड़ के रेलवे के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। एक नए तरीके से बिहार में रेलवे का विकास हो रहा है। 1,15,000 करोड़ रुपए के रेलवे के प्रोजेक्ट्स बिहार में चल रहे हैं। अभी बहुत एक नए तरीके से बिहार में रेलवे का डेवलपमेंट हो रहा है। आज
रेलवे के 2 नए काम जो यहाँ से आरंभ होंगे, एक तो पटना को पूरे पटना एरिया की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, पटना में नई फैसिलिटीज जो हार्डिंग पार्क है उसमें 5 नए प्लेटफॉर्म का एक नया स्टेशन बन रहा है, पूरा उसका डेवलपमेंट हो रहा है। फतुहा जो कि पटना से थोड़ा सा पास में है उसमें नया डेवलपमेंट हो रहा है। और आज छपरा से दिल्ली के लिए एक नई एक्सप्रेस ट्रेन चालू होगी। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आगे कहा कि बिहार में बने हुए इंजन एक्सपोर्ट होने लगे हैं। आज 51वां इंजन अफ्रीका के लिए निर्यात होगा। बिहार में बने हुए लोकोमोटिव, बिहार में बने हुए इंजन, रेलवे के इंजन एक्सपोर्ट होने लगे हैं। तो आज 51वां इंजन यानी लोकोमोटिव उसका एक्सपोर्ट होगा, जो कि बिहार में मरहड़ा से निकलेगा, जो अफ्रीका के एक देश गिनी, वहां पे एक्सपोर्ट होके जाए। और वहीं देश भर में योग दिवस की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले हरियाणा में जिला स्तर पर पायलट रिहर्सल किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने योग दिवस शिविर में भाग लिया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो इस योग के कार्यक्रम में जरूर हिस्सा लें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज दुनिया भर में हर देश और हर इंसान योग से जुड़ा हुआ है, जो हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से आज योग को खेल का दर्जा मिल गया है। हर देश, दुनिया का हर व्यक्ति आज इस योग के साथ जुड़ा है। ये हम सब के लिए ये गौरव की बात है। यह हमारे भारत की ताकत है, जो तलवार से नहीं, ये तपस्या से जीती हुई है। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयासों से योगासन को खेल का दर्जा दिया गया है। और इसी क्रम में राजस्थान में भी सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जयपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और अन्य नेता शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपको बता दें कि उपलक्ष्य में उत्तराखंड में उत्साह का माहौल है। देहरादून के पुलिस लाइंस ग्राउंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रन फॉर योगा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में योग ग्राम बनाए जा रहे हैं और राज्य अपनी नई योग नीति को लागू करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए सीमावर्ती इलाकों जैसे बनबसा और टनकपुर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड योग की जननी रही है, क्योंकि ये ऋषियों की, मुनियों की, तपस्वियों की भूमि रही है। इसलिए यहाँ पर योग घर घर तक पहुँचे, उसके लिए हम योग ग्राम बना रहे हैं। हमने यहाँ देश की योग नीति सबसे पहले हम लाए हैं और इस प्रकार के आयोजन चूँकि हर बार योग दिवस से पहले पूरे सप्ताह भर, पूरे महीने भर चलते हैं और बड़े धूमधाम से चलते हैं। ये सभी को प्रेरित करते हैं, सबको स्मरण कराते हैं कि ये स्वस्थ जीवन शैली का आधार है और इसमें भाग लेना चाहिए। योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर पश्चिम बंगाल में भी भव्य तैयारियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में आज कोलकाता नगर निगम से महाकरण तक 2 किलोमीटर लंबी योग मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में रेड रोड पर होने वाले मुख्य योग दिवस समारोह को ध्यान में रखते हुए कोलकाता के 11 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अलावा गंगा नदी में 500 नौकाओं के माध्यम से वंदे योगम अभियान चलाया जाएगा और ड्रोन शो का भी आयोजन होगा। और योग अब आज केवल व्यायाम नहीं बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन का मार्ग बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां इस समय अंतिम चरण में है। इस बार स्वस्थ आयु के लिए योग थीम के साथ भारत एक बार फिर दुनिया को स्वास्थ्य और कल्याण का संदेश देने जा रहा है।
21 जून को कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक योग अभियान का नेतृत्व करेंगे और इस बीच देश और दुनिया में योग को लेकर उत्साह नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। स्वस्थ, सक्रिय और आत्मनिर्भर जीवन की दिशा में योग को वैश्विक आंदोलन का स्वरूप देने वाला भारत 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस वर्ष की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग केवल एक विषय नहीं बल्कि दुनिया के सामने खड़ी सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान है। इस वर्ष का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजारों प्रतिभागियों के साथ योगाभ्यास करेंगे। इससे पहले 19 जून को कोलकाता में दौड़ से ध्यान कार्यक्रम और 20 जून को वंदे योगम जैसे विशेष आयोजन भी किए जाएंगे। साथ ही गंगोत्री से गंगा सागर, गंगा तट योग यात्रा के माध्यम से योग को पर्यावरण संरक्षण, नदी संस्कृति और जन भागीदारी से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। योग की वैश्विक पहुंच का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR के समन्वय से दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग दिवस कार्यक्रम आयोजित होंगे। वहीं देश के भीतर संस्कृति मंत्रालय 100 प्रतिष्ठित स्थलों पर विशेष योग कार्यक्रमों का आयोजन करेगा, जहां भारत की सांस्कृतिक विरासत और योग परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। योग जो है वो भारत का एक कल्चर हेरिटेज भी है वो, और उसको एक सॉफ्ट पावर भी है कि हम इस सॉफ्ट पावर को यूज़ करके उपयोग करके पूरे विश्व में हम भारत का जो विश्व गुरु का स्थान है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। उस दिशा में काफ़ी काम ऑलरेडी हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के बीच एक और बड़ी उपलब्धि सामने आई है। 14 जून को आयोजित विशेष राष्ट्रव्यापी लाइव योग सत्र में 4 लाख से अधिक लोगों ने एक साथ भाग लेकर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। योग को जन जन तक पहुंचाने और हर घर योग को ले जाने के लिए पिछले कुछ महीनों से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नई दिल्ली से 100 दिन के काउंटडाउन गिनती की शुरुआत से लेकर महाराष्ट्र के लोनार में 75 दिन का कार्यक्रम, हैदराबाद के कान्हा शांति वनम में 50 दिन का कार्यक्रम और खजुराहो में 25 दिन का उल्टी गिनती कार्यक्रम शामिल है। 21 जून को देश के हर गांव में योग कार्यक्रम हो, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के ग्राम प्रधानों को पत्र लिखकर उनसे ग्रामीण स्तर पर योग को बढ़ावा देने का आग्रह किया है। पीएम मोदी ने ग्राम प्रधानों से अपील की है कि वे अपने क्षेत्र के आंगनवाड़ी केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, पंचायत भवन, विद्यालय और अन्य सामुदायिक स्थलों पर योग कार्यक्रमों के सफल आयोजन में सक्रिय सहयोग दें। उन्होंने कहा कि हमारे स्वस्थ गांव सशक्त, समृद्ध और विकसित राष्ट्र की आधारशिला हैं। जब हर परिवार योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएगा, तब न केवल बीमारियों में कमी आएगी बल्कि हमारा समाज अधिक स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशहाल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत के प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने के बाद योग एक भारतीय परंपरा से आगे बढ़कर वैश्विक जन आंदोलन बन चुका है। भारत की इस महान परंपरा को वैश्विक स्तर पर व्यापक स्वीकारता प्राप्त हुई है। आज 150 से ज्यादा देशों में करोड़ों लोग योग को अपनी दैनिक जीवन शैली का हिस्सा बना चुके हैं। कोलकाता से उठने वाला योग का ये संदेश एक बार फिर दुनिया को स्वस्थ जीवन, मानसिक संतुलन और मानव कल्याण का मार्ग दिखाएगा। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। और डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी, लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में भारत ने पाकिस्तान के झूठे प्रोपेगेंडा और आतंकवाद को बढ़ावा देने की नीति पर कड़ा रुख अख्तियार किया है। जेनेवा में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने राइट ऑफ रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को आईना दिखाया। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो देश आतंकवाद का निर्यात करता है वो सद्भावना और दोस्ती पर आधारित समझौतों के फायदों की उम्मीद नहीं रख सकता। Our position on Indus Water Treaty is well known. It defies logic that a state which exports terror as an instrument of policy continues to demand the privileges of cooperation predicated on goodwill and friendship. It is equally undeniable that the treaty is now outdated. No technical arrangement can remain frozen in time while the world around it is transformed. A treaty negotiated in 1960 cannot be treated as a perpetual entitlement, which is insulated from accountability, detached from present-day realities, and untouched by the profound changes of the past 6 decades. और वहीं भारत ने पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में दो टूक जवाब भी दिया। सीधे तौर पर कहा गया कि सिंधु जल समझौता आज के दौर में पुराना हो चुका है और इस समझौते को कायम नहीं रखा जा सकता है, ये बात कही गई। इसके साथ ही आतंकवाद को लेकर कहा कि आतंक फैलाने वाला देश सहयोग की उम्मीद बिल्कुल ना करे। आतंकवाद और साझेदारी एक साथ नहीं चल सकते। और इसी बीच सीधा रुख करते हैं इस वक्त दिल्ली के महिपालपुर का, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त मौजूद हैं। आज सूचना ब्यूरो के निर्देशक श्री तपन डेका जी, CFSL के निर्देशक SK जैन जी, NCRB के संयुक्त निर्देशक श्री संजय माथुर जी और आज इस सभागार में बैठे हुए और आभासी रूप से जुड़े हुए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और विशेषकर NCRB से जुड़े हुए, नफीस से जुड़े हुए सभी राज्य और केंद्र के पदाधिकारियों का मैं स्वागत करता हूं। मित्रों, आज जहां तक आपराधिक न्याय प्रणाली का सवाल है, हमारा देश ट्रांसफॉर्मेशन से, कालखंड से गुजर रहा है। एक जमाने में थाना, कानून और व्यवस्था इसको संभाल रखने का एक मुख्य उपकरण माना जाता था। कहीं पर भी झगड़ा होता था, कोई डिस्प्यूट होता था, तो थानेदार साहब आकर इसका फौरी तौर पर समाधान करते थे। नहीं होता था तो केस होता था और सालों सालों तक केस लंबित रहता था। थोड़ा आजादी की यात्रा में हम आगे बढ़े, थाने का स्वरूप क्राइम कंट्रोल के रूप में भी परिचय में आने लगा। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुए, अपराधी पकड़े गए और उनको कोर्ट के सामने पेश करना, जेल में ले जाना, यहां तक की प्रक्रिया पर थाने का एक कंट्रोल भी था और अच्छा खासा रसूख भी था। मगर अब समय आ गया है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को, हम देश के हर नागरिक को हमारे संविधान ने जो अधिकार दिए हैं, वो अधिकार प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाएं। किसी के अधिकारों का हनन होता है, शरीर हो, संपत्ति हो या सम्मान हो, ये तीनों के रक्षा के अधिकार हमारे संविधान ने दिए हैं। इसका कहीं पर भी हनन होता है और सालों सालों तक हनन करने वाले को सजा नहीं होती है, तो मैं मानता हूं ये पूरी सिस्टम बेईमानी है। अगस्त 2019 से हमने एक अभियान शुरू किया था, आपराधिक न्याय प्रणाली के कानूनों में आमूलचूल परिवर्तन, उसको समय अनुकूल बनाना,
आधुनिक विज्ञान और तकनीक को इसका एक महत्वपूर्ण अंग बनाना और एफआईआर को लॉजिकल एंड तक, अपराधी को सजा कराने तक 3 साल तक पहुंचाना, 3 साल में सजा कराने की तक की व्यवस्था सुनिश्चित करना। जब शुरू किया तब मेरे जो साथी थे शुरुआत की यात्रा में एक प्रकार से मुझे चेताते भी थे और हतोत्साह भी करते थे, मगर भाव ज्यादा चेताने का था कि साहब ये बहुत बड़ा काम है, आप शुरू करना है तो करिए, मगर सार्वजनिक रूप से मत बोलिए। मगर आज मुझे आनंद है कि हम देखते 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 7 साल की यात्रा में एक काम को पूरा करने के कगार पर पहुंचे हैं और पूरा कर पाए। और इसमें एनसीआरबी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। आज एनसीआरबी के निर्देशक हम सबके बीच में बैठे हैं। आलोक रंजन जी को आते आते मैंने जरा मजाकिया स्वर में कहा कि आज आपका शायद अंतिम सार्वजनिक कार्यक्रम है एनसीआरबी के डायरेक्टर के रूप में। मित्रों, मैं कोई झिझक के बगैर कहना चाहता हूं कि आलोक रंजन जी का एक कार्यकाल एनसीआरबी और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दोनों के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। इनके कार्यकाल में एनसीआरबी को सूचनाओं के कपबोर्ड से ट्रांसफॉर्म कर आसूचना और अपराधी को अपराधी सिद्ध करने तक की यात्रा का एक महत्वपूर्ण अंग एनसीआरबी को बनाने का काम आलोक रंजन जी के कार्यकाल में हुआ। और मैंने कई राज्य के, लगभग देश के 24 राज्यों के गृह मंत्री, मुख्यमंत्रियों के साथ नए कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन के लिए मीटिंग करी है। उसमें बीपीआरएनडी और एनसीआरबी हमारे बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ होते थे। गृह मंत्रालय तो होता ही होता था, परंतु एनसीआरबी ने एक मां की भांति हर राज्य की पुलिस को उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए न केवल प्रेरित किया, प्रशिक्षित भी किया है। और इसी के कारण आज नए कानून लागू करने के बाद एक भी कंप्लेन के बगैर देश के हर थाने में इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट आज नए कानून सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। ये हमारी बहुत महत्वपूर्ण साझी सिद्धि है। इसमें मैं सभी राज्य सरकारों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मित्रों, आज 26वां ऑल इंडिया फिंगरप्रिंट कॉन्फ्रेंस है। इस सम्मेलन में फिंगरप्रिंट विज्ञान, नाफिस का प्रशिक्षण का स्ट्रक्चर, मैन पावर, आधुनिक तकनीक के विषय और इस सारी यंत्रणा को 2 सिद्धि में कैसे उपयोग करें, वहां तक की चर्चा यहां पर आप लोग करने वाले। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि अपराध के विरुद्ध लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार बल नहीं है, सबसे बड़ा हथियार वैज्ञानिक साक्ष्य है। अगर वैज्ञानिक साक्ष्य शुरुआत से ही संरक्षित किए जाते हैं तो क्रिमिनल को सजा कराने में इससे बड़ा कोई हथियार उपयोग नहीं हो सकता। और फिंगरप्रिंट एक वैज्ञानिक साक्ष्य इकट्ठा करने की हमारी जो मशक्कत है, इसमें फिंगरप्रिंट और फिंगरप्रिंट का रिकॉर्ड और रिकॉर्ड का उपयोग इस सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग है।
और नाफिस इसकी एक यंत्रणा है। नाफिस का प्रयोग 2003 में सबसे पहले गुजरात में अहमदाबाद शहर में शुरू किया गया था, फिर गुजरात के स्तर पर लाए और जब मैं यहां आया तब नाफिस को अखिल भारतीय स्तर पर हमने इंट्रोड्यूस किया। ढेर सारे ऐसे केस है जो नाफिस के माध्यम से जटिल केसों को सरल करने में बड़ी मदद मिली है, मगर मैं अभी भी मानता हूं कि नाफिस का उपयोग 10% ही हो रहा है। नाफिस का उपयोग सिर्फ अपराधी को ढूंढने के लिए करना जरूरी नहीं है। नाफिस तभी सफल हो सकता है जब आप हर क्राइम सीन से प्राप्त फिंगरप्रिंट को से नाफिस के डेटा को समृद्ध करें। ये 2-वे सिस्टम है। इसका उपयोग ये अपराधी सिद्ध करने में बहुत उपयोगी है, मगर उपयोग तभी हो सकता है जब डेटा जनरेट हो। तो जब हम ट्रेनिंग करते हैं तब सर्च करने के साथ साथ कलेक्ट किए हुए फिंगरप्रिंट को डेटा में अपलोड कर डेटा को समृद्ध करने की दिशा में भी हमने ट्रेनिंग में एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनाना पड़ेगा। मित्रों, हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है। अपराधी कितना भी चतुर हो, वह कानून और विज्ञान की संयुक्त शक्ति के सामने बचना नहीं चाहिए। वैज्ञानिक जांच, समयबद्ध अभियोजन और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका उपयोग कर हमने क्राइम कंट्रोल करना है। अपराधी को पकड़ने से क्राइम कंट्रोल होता है, वो मान्यता दक्यानुसी मान्यता है। जब क्राइम करने से दंड मिलता है, ये भाव जब खड़ा होता है तो अपराध को रोकने के लिए बहुत बड़ी सफलता मिलती है और ढेर सारे लोग अपराधी बनने से भी हम रोक सकते हैं। तो हमेशा हमारा थ्रस्ट अपराधी को पकड़ने के साथ साथ अपराध को सिद्ध करने के लिए भी रहना चाहिए और समय पर सिद्ध करने के लिए भी रहना चाहिए। मित्रों, आज एनसीआरबी की अभिज्ञान ऐप, सीआरपीआई एप्लीकेशन, ई प्रोसिक्यूशन और ई फॉरेंसिक दोनों के दूसरे वर्जन, इसका यहां से लोकार्पण किया गया। जब मैं सभी चीजों को पार्लियामेंट के सामने कानूनी जामा पहनाने के लिए ले गया था, बहुत विद्वान सांसदों ने मेरा बहुत मखौल उड़ाया था कि आप इसका राजनीतिक दुरुपयोग करोगे। एक आशंका भी व्यक्त की, शायद वो तो पॉलिटिकल थी, परंतु इतने बड़े देश में, इतने थानों में, इतने कोर्ट्स में, इतनी जेल में, इतने एफएसएल में किस प्रकार से आप इसको पहुंचा पाओगे, जोड़ोगे कैसे? जोड़ भी लिया तो सूचनाओं का इतना अंबार हो जाएगा, इसका एनालिसिस कैसे करोगे? एनालिसिस भी कर लिया तो इसको न्याय प्रक्रिया के साथ कैसे जोड़ोगे? मुझे बरोबर याद है, दोनों सदन मिलकर 37 भाषण हुए थे, 37, जो इस पूरी प्रक्रिया का मखौल उड़ाते थे और मैं बेचारा बनकर गृह मंत्री नाते इसका जवाब दे रहा था। आज मुझसे संतुष्ट व्यक्ति कोई नहीं है। पूरे कानून को हमने जमीन पर उतारने का काम, और पूरे देश ने जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के साथ जुड़े हुए हमारे जितने भी अंग हैं, चाहे पुलिस है, चाहे जेल है, प्रोसिक्यूशन है, कोर्ट है, एफएसएल है, इस सब ने इसको स्वीकारा भी है, सहारा भी है और आगे भी बढ़ा रहे हैं। अब हमारा दायित्व है इसके सुफल को जनता तक पहुंचाने का, और मुझे लगता है कि ये चारों नई शुरुआत जो आज हुई है वो उसको जनता तक सुफल पहुंचाने का एक बहुत बड़ा जरिया बनने वाली है।
और जनता जो आजादी से 80 साल तक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जूझती है, लड़ती है, निराश होती है, इसकी वो निराशा दूर करने का कारण आज ये ऐप और ये सारा विज्ञान बनने वाला है। मित्रों, इसकी ट्रेनिंग के वक्त भी हमने एक ध्यान रखना पड़ेगा कि आइसोलेशन में ट्रेनिंग काम नहीं आएगी। अगर वैज्ञानिक साक्ष्य जांच के दरमियान हमें मिल गए हैं और फिर भी हम व्यक्तियों को साक्ष्य के रूप में 100 से ज्यादा रख देते हैं तो आप जल्दी न्याय नहीं दिला पाएंगे, क्योंकि आप ही आपके केस को लंबित कर देते हैं, लंबा कर देते हैं। अगर फिंगरप्रिंट मिल गया अपराध के स्थान पर से, टेलीफोन अपराध के स्थान से, टावर से इसका मिलान हो गया और अपराधी की सीआरपीआई एप्लीकेशन से शिनाख्त हो गई तो 5 से ज्यादा साक्ष्य रखने की जरूरत नहीं है। 60 दिन में उसको सजा हो जाएगी और ऐसे कई केस नए कानून के बाद उपलब्ध है जिन्होंने 90 दिन के अंदर अपराधियों को जन्म टिप तक की सजा कराई। तो हमारा ट्रेनिंग आइसोलेशन में नहीं होना चाहिए, ऐप के उपयोग तक सीमित नहीं रहना चाहिए। ऐप का उपयोग कर कर वैज्ञानिक साक्ष्य सृजित कर कर चार्जशीट तक की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और उसके बाद में अभियोजन और ज्यूडिशरी को भी ट्रेन करना पड़ेगा कि इतने साक्ष्य है तो और कोई साक्ष्य की जरूरत नहीं है। और इसीलिए जरूरी जितने भी बदलाव है जुडिशरी का भी काम सरल करने के लिए और प्रोसिक्यूशन का भी काम सरल करने के लिए वो हमने नए कानूनों में समाहित कर लिए। तो पुराने दकियानुसी जितने भी डायमेंशन थे सजा कराने के, वो सारे डायमेंशन डायनेमिक तरीके से हमने चेंज कर कर एक वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर प्रोसिक्यूशन की टाइम को सीमित करने का प्रयास किया गया। मगर जब तक ये हमारे इन टोटो ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं बनेगा, परिणाम नहीं आएगा। जितने भी डीजीपी आभासी रूप से इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, मेरा सबसे आग्रह है कि आपका सप्ताह में एक दिन निश्चित रूप से ये 5 अंक की ट्रेनिंग के लिए कम से कम 1 साल तक दे, ऐसी मेरी ये सबसे विनती है। तभी जाकर इसका 100% उपयोग हम कर सकते हैं। मित्रों, सूचना को इंटेलिजेंस में बदलने की कवायद बहुत महत्वपूर्ण होती है। महाभारत जिसने बारीकी से पढ़ा होगा उसको मालूम होगा, संख्या भी कौरवों के पास बहुत थी, संसाधन भी बहुत थे, विज्ञान भी उनके साथ था। एक प्रकार से बहुत सारे रथी महारथी वैज्ञानिक शस्त्रों का जानकारी रखने वाले इनके सेना में ज्यादा थे और सूचनाएं भी ज्यादा थी। बहुत सारी सूचनाएं उनको मिलती थी और इस सभी मामलों में पांडव कहीं ना कहीं बड़े वीक दिखाई पड़ते थे। अब बारीकी से महाभारत का युद्ध का विश्लेषण करिएगा तो, परंतु वहां एक निशस्त्र आदमी अर्जुन के सारथी के रूप में बैठा था जो सूचना को इंटेलिजेंस में तब्दील कर कर युद्ध के फैसले करता था और अंततोगत्वा श्री कृष्ण के कारण ही ये युद्ध पांडव जीत गए। और मुझे लगता है कि हमारी सिस्टम जो है वो सूचनाओं के कपबोर्ड को इंटेलिजेंस में बदलकर अपराधी को सजा कराने की कवायद है और इसको इस स्पिरिट में हमने आगे देखना होगा। मित्रों, राज्यों से मेरी कुछ अपेक्षाएं हैं। डेटाबेस की गुणवत्ता चाहे नफीस हो चाहे सीआरपीआई हो, डेटाबेस की गुणवत्ता और उसकी सुरक्षा
वो राज्य ही सुनिश्चित कर सकते हैं। जब हम किसी भी अपराधी का डीएनए सैंपल रहते हैं तो इसकी सुरक्षा पर उसका अधिकार है। हमारा अधिकार तब बनता है जब दूसरे क्राइम के लिए इन्वेस्टिगेशन करना है। तो सैंपल सटीकता से लिया जाए और सटीकता से स्टोर किया जाए, ये दोनों हमें सुनिश्चित करने पड़ेंगे। इसी प्रकार के नफीस के डेटा का संग्रहण और इसकी सुरक्षा और इसकी एप्लीकेशन, ये तीनों को हमने बड़ी सटीकता से सुरक्षित भी करना पड़ेगा, उपयोग भी करना पड़ेगा। तो राज्यों को मेरा आग्रह है कि डेटाबेस की गुणवत्ता और सुरक्षा, ये दोनों पर विशेष बल दिया जाए। डेटा को इंटेलिजेंस में बदलना, मैं अभी भी कहता हूं कि डेटा का कपबोर्ड किसी का भला नहीं कर सकता, बोझ बनता है। मगर डेटा को इंटेलिजेंस में जैसे ही बदलते हो आप, ये बहुत फायदेमंद होता है। तो अब जो डेटा जनरेट हो रहा है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर मशीन लर्निंग की सहायता से अपराध पैटर्न का विश्लेषण करने की एक टीम हर राज्य में बननी चाहिए। रिपीट ऑफेंडरों को आइडेंटिफाई करने की टीम बननी चाहिए। इसकी प्रोफाइलिंग होनी चाहिए। दो राज्यों के बीच में अपराधी कार्यक्षेत्र का, न्यायिक कार्यक्षेत्र का फायदा उठाते हैं, इसका भी आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों की भी पहचान के लिए डेटा का उपयोग करना चाहिए। परंतु ये डेटा को जस का तस रखेंगे तो हमें कोई फायदा नहीं होगा। हमने डेटा को इंटेलिजेंस में बदलना पड़ेगा, एआई की टीमें बनानी पड़ेगी और हमारे सॉफ्टवेयर को एआई लर्निंग के माध्यम से सटीक और सूक्ष्मता से एनालिसिस करने वाला बनाना पड़ेगा। तभी जाकर हम ये सारी व्यवस्थाओं का उपयोग कर सकेंगे। मैंने सुरक्षा की बात की। सुरक्षा के भंग के लिए हमारी सिस्टम में रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए भी हमने बहुत त्वरा से सोचने की जरूरत है। साइबर सुरक्षा, एक्सेस लॉग, एसओपी आधारित उपयोग, थर्ड पार्टी ऑडिट की मजबूत व्यवस्था और जहां अधिकार का दुरुपयोग होकर उपयोग होता है वहां पर दंडित करने की व्यवस्था, ये सब नहीं करते हैं तो ये सिस्टम हमारे लिए आने वाले दिनों में बोझ बन जाएगी। जैसा मैंने पहले कहा, प्रशिक्षण को ज्यादा व्यवहारिक बनाना होगा। चार्जशीट्स चालान की साइज को छोटा करना पड़ेगा। उपयोगी साक्ष्य को ही कोर्ट के सामने ले जाने के लिए आपने आग्रह करना पड़ेगा। और टेक्नोलॉजी के उपयोग और कोर्ट में देरी न हो, इसलिए हमारे नए कानूनों में जितने भी प्रोविजन किए हैं, इसके उपयोग को प्रोसिक्यूशन के पीछे पड़कर सटीकता से कराना पड़ेगा। तब जाकर हम समय पर न्याय दे पाएंगे। तो प्रशिक्षण के मॉड्यूल में इस सारी चीजों को हमने समाहित करना पड़ेगा। मैंने कुछ राज्यों के प्रशिक्षण के मॉड्यूल देखे हैं, कोई अदरवाइज न ले, मगर एक भी मॉड्यूल में चार्जशीट कैसे छोटी की जाए इसकी कला आप आईओ को नहीं सिखाते हैं। तो फिर ये तकनीक का क्या फायदा है भाई? फिंगरप्रिंट का मिलान हो गया, टेलीफोन टावर का मिलान हो गया, चेहरे का मिलान हो गया, आंख का और डीएनए का मिलान हो गया, और फिर आप 250 साक्ष्य के साथ कोर्ट के सामने जाते हो, तो तकनीक क्या करनी है? व्यवहारू प्रशिक्षण अनुभवी प्रोसिक्यूटर्स ने तैयार करना पड़ेगा। एक क्राइम सीन के चांस प्रिंट के कलेक्शन, प्रिजर्वेशन और अपलोड करने की प्रक्रिया में दूषित न हो, इसके लिए भी बहुत सटीकता से मेहनत करने की जरूरत है।
मैं सब कहने की इसलिए हिम्मत कर रहा हूं कि पहला चरण आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है, मगर ये छोटी छोटी बातें अगर हम ढंग से नहीं करते हैं तो हमारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो घटनास्थल पर थोड़ी सी भी लापरवाही होगी, अदालत में हमारी स्थिति को कमजोर कर देगी। तो प्रशिक्षण में प्रिंट्स का सख्त प्रबंधन ये प्रशिक्षण का हिस्सा होना चाहिए। इंस्टीट्यूशंस और स्टेट के बीच में, नेबर स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन की व्यवस्था को भी प्रशिक्षण के अंदर हमने इनबिल्ट करना पड़ेगा। और इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन और कन्विक्शन, ये पूरी चेन में तकनीक का सक्रिय उपयोग के लिए भी हमने बहुत अच्छे तरीके से काम करने की जरूरत है। मित्रों, आज मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूं कि आप सबके ही प्रयास से, सभी राज्य सरकारों की, पुलिस के प्रयास से आज CCTNS का 100% मतलब 17,840 थानों में CCTNS की रीच पहुंचाने में हम सफल हो गए और 37 करोड़ 86 लाख FIR लेगेसी डेटा सहित आज हमारे पास उपलब्ध है। ई कोर्ट में 22,000 अदालतें जुड़ चुकी हैं। इनके लेगेसी प्रोसिक्यूशन को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया भी चल रही है। ई प्रिजन में 2 करोड़ 70 लाख कैदियों का डेटा आज हमारे पास उपलब्ध है। ई फॉरेंसिक में 34,48,000 केस, आप साक्ष्य मतलब नंबर अलग हो, ज्यादा हो सकते, 34,48,000 केस का फॉरेंसिक का डेटा हमारे पास उपलब्ध है। और क्राइम एक्ट का 43,16,000 का अलर्ट, उसका डेटा भी उपयोग है। मगर मैं आज भी कहता हूं ये सारा एक कपबोर्ड है जो हमारे कोई कमरे में पड़ा है। जब तक ये डेटा का एनालिसिस कर आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर AI के माध्यम से, सॉफ्टवेयर के माध्यम से इसका एनालिसिस कर एक्शनेबल उपयोग में नहीं ले आते हैं, ये हमारे पास बोझ है। मगर हमने इस पर गृह मंत्रालय ने काम करना शुरू कर दिया है। काफी युवाओं को हमने साथ में जोड़ा भी है। अब 1 करोड़ 29 लाख फिंगरप्रिंट का जो रिकॉर्ड है, नार्को ऑफेंडर का रिकॉर्ड है, लगभग 9,19,000 नार्को ऑफेंडर का रिकॉर्ड है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का 3,65,000 का रिकॉर्ड है और प्रिजन का डेटाबेस, ये सब मिलाकर आज हम एक बहुत बड़ी संपत्ति के मालिक हो गए हैं। और अब जरूरत है कि हमारी पूरी सिस्टम को ये ताकत से परिचित कराना और ये डेटा जो पड़ा है उसको ताकत में परिवर्तित करना। ये आने वाले 5 साल तक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के साथ जुड़े हुए हर व्यक्ति का दायित्व है कि हमें डेटा को एक्शनेबल तरीके से उपयोग हो जाए, इस तरह का बनाए। हर डेटा एक दूसरे से बात करे ऐसा बनाए। डेटा के एनालिसिस की पद्धतियां खड़ी करें और ढेर सारे युवा को जोड़कर इसमें से क्राइम कंट्रोल के अलग अलग मॉड्यूल को तैयार करें। इसके लिए 4 साल पहले ही मैंने NCRB में मॉडस ऑपरेंडी ब्यूरो की शुरुआत की है। उसका एक प्रकार से खाका तैयार कर रखा है, मगर उसमें अभी ज्यादा प्रगति नहीं हुई है। आज के सम्मेलन के बाद ये सारी चीजों को, ये डेटा को उपयोग करने की पूरी प्रक्रिया मॉडस ऑपरेंडी ब्यूरो करेगा और इसके माध्यम से हम न केवल क्रिमिनलों को सजा कराने में इसका उपयोग करेंगे, क्रिमिनल क्राइम करे उसके पहले उसको रोकने में भी सफल होंगे। तो क्राइम करने के 2 तरीके हैं। हमने पहले क्रिमिनल को पकड़ने पर ही ध्यान दिया था, अब
पकड़ने से कुछ नहीं होता है। पकड़कर अगर वो क्रिमिनल है तो न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण कर कर सजा कराना, जिससे दूसरों के मन पर एक डर खड़ा हो, और दूसरा क्राइम करने से पहले इसको रोकना। क्राइम पैटर्न, रिपीट ऑफेंडर्स और अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क को इसके माध्यम से हमने रोकना पड़ेगा। मित्रों, कई सारे विषय आज के सम्मेलन में आपने लिए हैं। मुझे लगता है कि आज ही एनसीआरबी डायरेक्टर एक टीम गठित करे कि आने वाले सम्मेलन के विषय क्या होंगे, और वो विषय मोडस ऑपरेंडी ब्यूरो सेंट्रिक होने चाहिए और ये पूरे डेटा का उपयोग के सेंट्रिक होने चाहिए, और अंततोगत्वा क्राइम कंट्रोल के दिशा में होने चाहिए। ये जो हमारी नई न्याय संहिताएं लेकर आए हैं हम, ये न्याय संहिताओं का उद्देश्य है कि देश के किसी भी कोने में एक अपराध रजिस्टर हो तो 3 साल के अंदर अपराधी को सुप्रीम कोर्ट तक दोषी सिद्ध कर देना। और आप भरोसा रख कर चलिए, इसके सारे लूफोल्स जो सिस्टम के वो आइडेंटिफाई कर दिए हैं। 90% लूफोल्स कानून आधारित था, उसको वो छिद्रों को भरने का काम कानून में ही समाप्त हो चुका है, और वॉल्यूम आधारित जो देरी है उसको कम करने के लिए हम भारत के सर्वोच्च न्यायालय के साथ बहुत सक्रिय रूप से चर्चा कर रहे हैं। हम शांति अदालतें भी बनाने जा रहे हैं। हम हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग क्रिमिनल केसों के निपटान के लिए नई व्यवस्था के लिए भी सक्रिय रूप से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के साथ भारत सरकार का गृह मंत्रालय चर्चा में है। तो देरी तो किसी भी तरह नहीं होने दी जाएगी, ये दृढ़ संकल्प है। परंतु सिर्फ जजों की संख्या, प्रोसिक्यूटर्स की संख्या से काम नहीं होगा। हमने भी हमारे चालानों को वैज्ञानिक रूप से बनाना पड़ेगा, प्रोसिक्यूशन के पीछे पड़ना पड़ेगा, कम से कम डेट में हमारा केस का निर्णय आ जाए वो करना पड़ेगा, और कोर्ट को सहयोग भी करना पड़ेगा। उस दिशा में जाने के लिए जितने भी तरीके सृजित करने हैं, मैं मानता हूं क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का ये जिम्मेदारी है, और इसी के लिए क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को शायद किसी जमाने में बनाया गया होगा। अब समय आ गया है कि बनाने वाले व्यक्ति ने जिस विजन के साथ बनाया होगा, इसको हम जमीन पर उतारें। आज जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, मैं तो कम से कम इससे बहुत आशान्वित हूं, क्योंकि क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ये हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। मैं जिस दिन से गृह मंत्री बना तब से कहता हूं, बीपीआरएनडी और एनसीआरबी के बगैर इस देश का क्राइम कंट्रोल होना असंभव है। मगर ये महत्वपूर्ण काम को शायद इतनी तवज्जो नहीं दी गई थी। एनसीआरबी के लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आपने आपके पुरुषार्थ से ही आपका महत्व साबित कर दिया है, और आने वाले दिनों में एनसीआरबी की बहुत बड़ी भूमिका है। फिंगरप्रिंट ब्यूरो भी एक प्रकार से बहुत उपयोगी उपकरण है हमारे उद्देश्य के लिए, और आज की जो आपकी कॉन्फ्रेंस है, इसमें सिर्फ तकनीक पर चर्चा न हो, इसके व्यवहारू उपयोग पर हो, डेटा संग्रह करने की शुद्धतम पद्धति को बनाने पर हो, मतलब क्राइम सीन पर से डेटा लेने की शुद्धतम पद्धति बनाना,
और संग्रहित डेटा को सुरक्षित करना और पुलिस थाने से नफीस के अंदर डेटा सर्च में कम से कम टाइम लगे, इस प्रकार की तकनीक को डेवलप करना, इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि हमारी उद्देश्य पूर्ति के लिए बहुत सहयोगी होगा। फिर से आज की ये कॉन्फ्रेंस जो शुरू हो रही है उसको मेरी अनंत अनंत शुभकामनाएं हैं। वंदे मातरम। तो आप सुन रहे थे गृहमंत्री अमित शाह को, जो कि ऑल इंडिया फिंगरप्रिंट कॉन्फ्रेंस में इस वक्त बोल रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अपराधी कितना भी चतुर चालाक क्यों ना हो, लेकिन विज्ञान की नज़र से किसी भी कीमत पर नहीं बच सकता। उन्होंने कहा कि नए कानूनों में जो तमाम जो चेंजेस लाए गए वो अपने आप में बहुत ज़रूरी थे और बहुत प्रभावी हैं। उन्होंने कहा कि नए कानून पूरे देश में प्रभावी तौर पर काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उद्देश्य ये है कि अपराध को समय पर सिद्ध किया जाए और समय पर सिद्ध करने के लिए वैज्ञानिक सोच की ज़रूरत है, जो फिंगरप्रिंट्स के लिहाज से यानी कि फॉरेंसिक्स के लिहाज से बेहद ज़रूरी है। और वो करते इस वक्त की बड़ी खबर का, जो कि राम मंदिर से जुड़ी हुई आ रही है। तो बड़ी खबर, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने ट्रस्ट के अनुरोध पर मामले की जांच के लिए एसआईटी के गठन की बात कही है और उन्होंने कहा कि एसआईटी की जांच निष्पक्ष होगी और प्रमाण होने पर एसआईटी को ये उपलब्ध करवाने की भी उन्होंने अपील की है। तो एसआईटी अब इस पूरे मामले की जांच करने वाली है। बड़ी खबर, जो कि राम मंदिर में जो चढ़ावे को लेकर जो चोरी का मामला था उससे जुड़ी हुई ये खबर सामने आ रही है कि एसआईटी पर योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। 15 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा। कोई भी सबूत अगर इस राम मंदिर में जो चढ़ावा किया गया उसकी चोरी से जुड़ा अगर है तो एसआईटी को दिया जाए। कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। बड़ी बात, कोई भी दोषी बच नहीं पाएगा और अयोध्या को बदनाम करने की कोशिश ना की जाए। तो ट्रस्ट के अनुरोध पर मामले की जांच के लिए एसआईटी के गठन की मांग की गई है और ये गठन जो होगा, एसआईटी की जांच निष्पक्ष होगी, पारदर्शी होगी, जवाबदेह होगी, यानी कि अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करना बेहद जरूरी होगा और प्रमाण होने पर एसआईटी को उपलब्ध करवाने की अपील भी योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई है। राम मंदिर की चढ़ावा चोरी का ये बड़ा मामला है जिस पर योगी आदित्यनाथ का कड़ा रुख यहाँ सामने आया है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि कोई भी जो दोषी होगा जो उसे बख्शा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर। और इसीलिए एसआईटी अपना शिकंजा कस रही है। किस तरह से ये दान पात्र में संचालन की प्रक्रिया शुरू हुई, कैश रूम, रिकॉर्ड रूम का जो निरीक्षण होगा और इसीलिए अब पूछताछ का जो दौर है वो भी जारी है। हमने देखा था कि एसआईटी लगातार जो है वो इस पर नए हम कह सकते हैं इसमें खुलासे सामने हो रहे हैं और मंदिर के जो व्यवस्था से जुड़े हुए गोपाल राव हैं उनसे पूछताछ की गई। मंदिर से जुड़े 42 कर्मचारियों से पूछताछ जो हुई है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि कोई भी व्यक्ति जो इस मामले से जुड़ा है उसकी संलिप्तता अगर इस मामले में पाई जाती है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये बड़ी बात उन्होंने की कि जो भी इस पूरे मामले में संलिप्त पाया गया, जो भी सूत्रधार पाया गया, जिसकी भी संलिप्तता इसमें सामने आई, उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में योगी आदित्यनाथ का ये सख्त रुख जो है वो सामने आया है, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 15 दिन में दूध का दूध पानी का पानी होगा। और आइए आपको सुनवाते हैं कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ ने कड़े शब्दों में क्या कुछ कहा है। अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा
कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें, एसआईटी को दे दें, एसआईटी जांच करके देगी। तो कोई भी सबूत अगर राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी मामला है इससे जुड़ा है तो एसआईटी को दिया जाए। ये पहला बड़ा बयान सामने आया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जहां साफ तौर पर उन्होंने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कहा कि 15 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और जो जिनकी भी संलिप्तता इसमें पाई जाएगी, यानी कि जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।